इस तस्वीर को जरा ध्यान से देखिए। आप कहेंगे कि इसमें देखने जैसा क्या है? अरे राहुल गांधी को पहलवान बजरंग पुनिया ने उठा के पटक दिया है और पटक के चढ़ गए हैं। लेकिन इस तस्वीर में बहुत कुछ है जो देखा जा सकता है, ध्यान से देखने लायक है। इसे शेयर करते हुए ट्विटर पर जो बातें लिखी जा रही हैं वो ध्यान देने लायक हैं। कांग्रेस के स्थापना दिवस पर आरएसएस के गढ़ में घुसकर राहुल गांधी ने कई सारी बातें कही हैं, कई लोगों को टारगेट किया है और 2024 चुनाव को लेकर कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की हैं, दावा किया है। सारे मामलों पर अच्छे से बात करेंगे। अच्छा, आप अक्सर देखते होंगे कि गुंडा बदमाश टाइप के लोग भी काली कोट में नजर आते हैं, वकील बनकर घूमते नजर आते हैं, यानी खुद वकील के वेश में घूमते हैं। जानकारी की कमी होने पर वकीलों की मदद ले लेते हैं और वकालत से ज्यादा गुंडैये से काम चलाते हैं। वही फैसला हो जाता है ऑन द स्पॉट। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर जबरदस्त निर्देश दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार को, उस पर भी बात करेंगे और विशेष चर्चा करेंगे राम मंदिर की। राम मंदिर के मसले पर भाजपा के ही एक वरिष्ठ सांसद ने सीधे सीधे प्रधानमंत्री मोदी को बुरी तरह से टारगेट किया है और वो सब कुछ कह दिया है जो कहने की हिम्मत बीजेपी के भीतर के लोगों की तो बिल्कुल नहीं होती है। और इसके बाद रवीश कुमार ने जिस तरीके से पंजाबी ढोल बजाया है उस पर तगड़े वाली बात करेंगे। वीडियो को अंत तक आनंद लेते हुए देखिएगा। कुछ और महत्वपूर्ण मसले हैं जिन पर बात होगी। शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करके घंटा बजा दीजिएगा टन से, और लाइक शेयर करने वाला काम पहले ही कर लिया करिए। कमेंट ज्यादा से ज्यादा किया करिए। इन सब में आपका कुछ भी खर्च नहीं होता, लेकिन हमारे लिए ये सब कुछ बहुत ही जरूरी होता है। सबसे पहले इस घटना को देख लीजिए। बताया जा रहा है कि मध्य प्रदेश के इंदौर में आशीष नाम का एक पेंटर जो कि अपना काम कर रहा था, अचानक से घबराहट महसूस हुई। वो तुरंत उठता है, पानी पीता है, मुंह धोकर वापस आता है। इसके बाद एकाएक सीने में दर्द उठा। आशीष पेंट के डिब्बे के ऊपर ही बैठ गया, लेकिन 1 मिनट के भीतर ही वो गिर पड़ा। उसके दिल की धड़कनें रुक चुकी थी। आगे लिखा है कि आज घर से निकलते वक्त कोई भी ये दावा नहीं कर सकता कि वो शाम को घर जिंदा वापस लौटेगा। पिछले कुछ ही महीनों में न जाने कितने ही ऐसे मामले सामने आए हैं जहां पर लोग जिम करते हुए, डांस करते हुए या फिर खड़े खड़े अचानक गिरकर मौत के कुएं में चले जाते हैं। कुछ दिन पहले ही एक वीडियो आई थी जिसमें रेस्टोरेंट में एक व्यक्ति परिवार के साथ खाना खाने गए थे, कुर्सी पर बैठे और थोड़ी ही देर बाद अचानक जमीन पर गिर पड़े। मुझे याद नहीं कि पिछले कुछ ही महीनों में अचानक मौतों के कितने मामले आप सभी को दिखाया है, मगर सबसे अधिक चिंता की बात यह है कि इतने गंभीर मसले पर सरकारें कोई गंभीरता नहीं दिखा रही। मानो सत्ता ने यह मान लिया है कि 142 करोड़ तो हैं, कितने मर जाएंगे, मरने दो, कौन जाए टेंशन पालने। पहले सत्ता बची रहनी चाहिए, चुनाव प्रचार करें, चुनाव की सेटिंग बनाएं, विरोधी दलों को तोड़ें, उनके नेता खरीदें या फिर इतना जरूरी काम छोड़कर जाएं लोगों की जान बचाने। हर तरफ से यह सवाल उठता है कि कोरोना के बाद से, कोविड के बाद से ऐसा क्या हो गया है कि लोग इस तरह से अचानक खड़े खड़े गिरकर मौत के शिकार हो जाते हैं। यह सवाल पिछले कुछ सालों से चल रहा है और चलता ही जा रहा है। उधर पिछले दिनों गोदी मीडिया के साथ एक नया कांड हो गया, गजब की बेइज्जती हो गई। हमेशा की तरह एक बार फिर से गोदी मीडिया विपक्षी दल को टूटता हुआ दिखा रहा था। नीतीश कुमार की पार्टी के नेता ललन सिंह का इस्तीफा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ही यह भी आदेश दिया था कि वकील काली कोट पहनकर केवल कोर्ट परिसर में रहें, बाहर न निकलें, यानी काली कोट पहनकर बाहर बाजार में भौकाल टाइट न करें। पिछले कई सालों से भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मिलकर राम मंदिर को बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने की तैयारी में है और साल 2019 में ही सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से राम मंदिर को 2024 चुनाव के लिए टारगेट कर लिया गया था। बाद में यह भी खबर आई कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही, यानी 22 जनवरी को ही मंदिर का उद्घाटन कर दिया जाएगा। आपको याद ही होगा किस तरीके से कोविड के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अयोध्या जाकर भूमि पूजन वगैरह सब कर दिया। और गोदी मीडिया का तो कहना ही क्या है, उसको नगाड़ा बजाने के लिए कई सालों से भाड़े पर रखा ही गया है। जब भी सरकार किसी मामले में घिरती हुई नजर आती है तो बचाव के लिए गोदी मीडिया कुछ नहीं मिलता तो राम मंदिर का सहारा ले लेता है। अब 22 तारीख के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर अलग अलग तरीके की बहस चालू हो गई है और सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है कि हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की पत्नी जीवित हो तो वो अकेले धार्मिक प्रतिष्ठानों में हिस्सा नहीं लेता। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी मंदिर का उद्घाटन कैसे कर सकते हैं? ये ठीक नहीं है। बहुत सारे पंडित पुजारी भी लगातार कैमरे पर बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अगर अकेले उद्घाटन किया तो ठीक नहीं होगा, ये बहुत गलत है। इसके अलावा ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का कहना है कि मंदिर के कार्यक्रम का किसी धर्म से दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, यह धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। उस मंदिर में भगवान राम को बैठाने की बात है, जबकि कुछ दिन बाद ही रामनवमी आने वाली है। तो फिर रामनवमी का इंतजार क्यों नहीं कर सकते? इतनी कौन सी जल्दी है? किस बात की जल्दबाजी है? इन्होंने साफ साफ आरोप लगाया है कि चूंकि लोकसभा का चुनाव होने वाला है और उससे पहले आचार संहिता लगने वाली है, तो आचार संहिता लग न जाए, हम इसका लाभ लेने से वंचित न रह जाएं, इसलिए पहले उद्घाटन वगैरह निपटा लो ताकि उसका चुनावी लाभ लिया जा सके। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि मंदिर अभी पूरा बना भी नहीं है, बनने से पहले ही उद्घाटन करना ठीक नहीं है। तो यह धार्मिक कार्य नहीं बल्कि राजनीतिक कार्य हो रहा है। इसके साथ ही आपने ये भी देखा कि मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए जो भी प्रमुख लोग थे, जो बड़े बड़े नाम थे, उन सबको पहले ही किनारे लगाया जा चुका है। मुरली मनोहर जोशी और लालकृष्ण आडवाणी को तो
बाकायदा मना कर दिया गया कि आना मत भैया, जरूरत नहीं है तुम्हारी। अब इस वक्त में जबकि बीजेपी के भीतर किसी की हिम्मत इतनी नहीं होती है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ कुछ बोल सके, 2 लाइन लिख सके, उसी वक्त में सुब्रमण्यम स्वामी जो कि बीजेपी के ही नेता हैं और सांसद भी हैं, वो क्या लिख रहे हैं जरा ध्यान से देखिए। और इसके बाद रवीश कुमार ने किस तरीके से पंजाबी ढोल पीटा है उसे ध्यान से सुनिएगा। ये ढोल जरा देर तक चलेगी, सुनते जाइएगा आनंद लेते हुए। सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि हम राम भक्त मोदी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? रामलला की मूर्ति को अयोध्या में बैठाने की अनुमति मोदी को कैसे दी जा सकती है, जबकि हम सब जानते हैं कि राम ने अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए लगभग 1.5 दशक तक युद्ध लड़ा अपनी पत्नी को बचाने के लिए, जबकि मोदी के बारे में सब जानते हैं कि उन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ दिया और इसके बावजूद वो पूजा करेंगे। यानी सुब्रमण्यम स्वामी का सीधा सीधा ये कहना है कि जिस राम ने अपनी पत्नी को वापस पाने के लिए 14 साल तक युद्ध लड़ा, उस राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा मोदी जैसा आदमी कैसे कर सकता है, और हम राम भक्त कैसे करने दे सकते हैं जिसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। इस पर रवीश कुमार ने लिखा है कि इस प्रश्न का क्या मतलब है? गनीमत है बीजेपी के ही सांसद ये सब बोल रहे हैं। विपक्ष के किसी सांसद ने बोला होता तो गोदी मीडिया बवाल कर देता। स्वामी से यह सवाल है कि जब प्रधानमंत्री अकेले ही राम मंदिर का शिलान्यास कर चुके हैं तो उद्घाटन की पूजा क्यों नहीं कर सकते? और इसी तर्क से संसद का भी उद्घाटन पूजन प्रधानमंत्री को नहीं करना चाहिए था। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन का कार्यक्रम याद है कि नहीं? क्या क्या हुआ था? अगर प्रधानमंत्री ये सब नहीं करेंगे तो और क्या करेंगे? सेल्फी पॉइंट तो हर जगह लगवा ही दिया है, स्वामी जी जाकर सेल्फी खिंचवाएं। आडवाणी और जोशी को निमंत्रित करने के बाद भी आने से मना कर दिया गया। चंपत राय मोदी को विष्णु का अवतार बता रहे हैं। पूरा संघ परिवार चुप हो गया है, कोई चूं तक नहीं कर रहा। स्वामी की बात का बीजेपी में ही कोई नोटिस नहीं लेता। स्वामी को पता होना चाहिए सभी मोदी भक्त पहले हैं, यानी स्वामी को पता होना चाहिए कि सभी लोग मोदी भक्त पहले हैं, ये राजनीतिक रूप से राम भक्त हैं। यानी मोदी की भक्ति पहले, राम की भक्ति राजनीतिक रूप से बाद में। राम की मर्यादा की इतनी ही चिंता होती तो मंदिर से पहले 1000 और प्रसंग हुए हैं जिनमें वे सच और करुणा का साथ छोड़कर झूठ और क्रूरता के साथ खड़े हुए हैं। यहाँ बात राम भक्तों की हो रही है जो खुद को राम भक्त साबित करते हैं। जय श्री राम का नारा लगाकर आप राम का नाम ले लें, कृष्ण का नाम ले लें, लेकिन राजनीति में आपको झूठ और पाप के साथ ही खड़ा रहना होगा। राम का नाम लेकर राजनीति में आने से संत नहीं हो जाते। यहां आपको आईटी सेल के झूठ को सच मानना ही होगा। स्वामी उन्हीं राम भक्तों के भरोसे चलने वाली पार्टी के सांसद हैं। इतनी ही दिक्कत है तो छोड़ दीजिए सब कुछ। वैसे स्वामी जी अयोध्या जा रहे हैं कि नहीं? उधर रामलला के सखा के परिवार को निमंत्रण नहीं मिला, ये मामला भी चल रहा है। इस पर रवीश कुमार लिखते हैं कि किसी को निमंत्रण भेजकर आने से मना कर रहे हैं, किसी को बुला ही नहीं रहे हैं। सवाल है कि कितनों को बुलाया जा सकता है। अब रामलला के सखा के परिवार को नहीं बुलाया गया, कोई बात नहीं, अगले दिन चले जाइएगा। यहां किसी बात की मर्यादा होती तो मर्यादा की बात की जाती। चंपत राय इस समय राम दरबार के नियंता हैं, वही तय कर रहे हैं कि कौन अयोध्या में आएगा, कौन नहीं आएगा। प्रधानमंत्री को विष्णु का अवतार बता चुके हैं, उन्हें राम भी घोषित कर देंगे तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। वहीं हाईवे से लेकर एयरपोर्ट तक रामनगरी को सजाए जाने को लेकर रवीश कुमार ने इस खबर को शेयर किया है और लिखा है कि अखबार सही लिख रहा है। अयोध्या में एयरपोर्ट का उद्घाटन एक व्यक्ति का मेगा शो है। इसी तरह 22 जनवरी को भी कार्यक्रम मेगा शो में बदल दिया जाएगा। अध्यात्म और पूजन के नाम पर कैमरे के हर कोने में केवल वही नजर आएंगे जिसे चंपत राय ने विष्णु का अवतार कहा है। प्रधानमंत्री का है तो हर कार्यक्रम मेगा शो होना ही चाहिए, भाषण भी होना चाहिए। जिस विपक्ष के सामने संसद में प्रधानमंत्री के रूप में बोलने नहीं आए, अब वही विपक्ष मंडप में बैठकर प्रधानमंत्री के भाषण सुनेगा और प्रधानमंत्री नैतिकता बघारेंगे। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और गोदी मीडिया ये सब मिलकर हर एक मुद्दे को, हर एक समस्या को और हर एक सवाल को किसी मंदिर के पेंट से ढकने की कोशिश करेंगे। मगर सवाल यह है कि जनता के मुद्दों का और उनकी समस्याओं का क्या होगा। विपक्ष से संबंधित जैसे ही कोई बड़ी खबर आती है, गोदी मीडिया उसी विपक्ष से संबंधित कोई नकारात्मक मामला ढूंढ कर लाता है और खबर न भी हो तो उसे जबरिया नकारात्मक बना दिया जाता है। कल ही आपने देखा राहुल गांधी की भारत न्याय यात्रा की घोषणा हुई, चारों तरफ चर्चा होने लगी। दूसरे दिन आरएसएस के गढ़ में जाकर राहुल गांधी कांग्रेस के स्थापना दिवस पर भाषण दे रहे थे। अब लगातार 2 दिन तक प्रमुख विपक्षी पार्टी की बात देश भर में कैसे हो सकती है? शायद यह मामला कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं हुआ और तुरंत ही गोदी मीडिया को एक मसाला दे दिया गया। गोदी मीडिया चिल्लाने लगा, ईडी के केस में प्रियंका गांधी का नाम आ गया, चार्जशीट में नाम आ गया। नाम क्यों आया, किस रूप में आया, यह बताने की बजाय पूरा का पूरा गोदी मीडिया प्रियंका गांधी समेत पूरे गांधी परिवार को जेल भेजने की बात करने लगा। कुछ तो ऐसे भी थे मानो खड़े
खड़े गांधी परिवार को फांसी पर लटका देंगे। याद करिए, कुछ महीने पहले ही, बल्कि कुछ सप्ताह पहले ही राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जेल भेज रहे थे। इससे पहले छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को जेल भेज रहे थे। अब सब सन्नाटा है, जबकि प्रियंका गांधी का नाम किसी आरोपी के रूप में नहीं है। और जिस रूप में प्रियंका गांधी का नाम चार्जशीट में जोड़ा गया है, उस रूप में ईडी चाहे तो हजारों लोगों का नाम जोड़ सकती है। कल की लाइव वीडियो में हमने उस पर विस्तार से बात की थी, इसीलिए आज विस्तार से नहीं बताएंगे। सबसे पहले आप राहुल गांधी की इन तस्वीरों को देखिए, ध्यान से देखिए। एक तस्वीर में पहलवान ने राहुल गांधी को हवा में उठाया है और दूसरी तस्वीर में जमीन पर पटक दिया है और पटक के राहुल गांधी के ऊपर चढ़ भी गए हैं। आप कहेंगे कि इतना तो हम भी आसानी से देख पा रहे हैं। अब जरा राजीव ध्यानी का ये ट्वीट पढ़िए। इन्होंने लिखा है कि राहुल गांधी ने पहलवान से पटकनी खाते हुए खुद का फोटो सोशल मीडिया पर शेयर किया है। अगर राहुल जी की जगह नरेंद्र पहलवान होते तो फोटो में ओलंपिक मेडलिस्ट पहलवान के सीने पर चढ़े हुए दिखते। यही तो अंतर है दोनों में। वैसे इतना तो आप सब जानते हैं कि जब चंद्रयान भेजे जाने का श्रेय वैज्ञानिकों की जगह प्रधानमंत्री लूट सकते हैं, तो फिर पहलवान की छाती पर चढ़ जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। सब मुमकिन है। लेकिन हाँ, गौर करने वाली बात यह है कि पटकनी खाने की तस्वीर राहुल गांधी ने खुद से शेयर की। शायद कोई और होता तो करने में सोचता या न शेयर करता, और वो होते तब तो शायद पहलवानों को पहले से ही इंस्ट्रक्शन दे दिया जाता कि जैसे छुएं तुरंत पट से जमीन पर गिर जाना, नहीं तो अगली बार खेल नहीं पाओगे, बाहर कर दिए जाओगे। उधर नागपुर में राहुल गांधी ने कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर लंबा चौड़ा भाषण दिया है। कुछ महत्वपूर्ण बातें आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनते जाइए। राहुल गांधी ने कहा कि अंबेडकर की कर्मभूमि पर आकर मुझे बहुत खुशी हुई है। उन्होंने कहा कि देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। लोगों को लगता है कि यह राजनीतिक लड़ाई है। सत्ता की लड़ाई तो है, लेकिन सत्ता की लड़ाई के साथ साथ ये सबसे बड़ी लड़ाई विचारधारा की है। दो विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। राहुल ने कहा कि पार्टियां तो बहुत सारी हैं, कुछ एनडीए में हैं, कुछ इंडिया गठबंधन में है, लेकिन लड़ाई सिर्फ दो विचारधाराओं की ही है। आगे राहुल गांधी ने कहा कि कुछ दिन पहले बीजेपी का एक सांसद मुझसे मिला। वो सांसद पहले कांग्रेस में ही था, छुप कर मिला और बोला कि राहुल जी कुछ बात करनी है। उसके चेहरे पर कुछ टेंशन था। मैंने पूछा कि सब ठीक ठाक है, तो भाजपा के सांसद ने कहा कि बीजेपी में रहकर अब सब कुछ सहा नहीं जाता। मैं बीजेपी में हूं पर दिल कांग्रेस में है। उसने बताया कि बीजेपी में गुलामी चलती है, जो ऊपर से कहा जाता है वो बिना सोचे समझे करना पड़ता है। कोई हमारी सुनता नहीं है, आपको अच्छा लगे या ना लगे, जो ऊपर से आदेश आ गया वही करना पड़ेगा। राहुल गांधी ने कहा कि यह विचारधारा राजाओं की विचारधारा है, जबकि हमारी पार्टी में यानी कांग्रेस में बात नीचे से आती है। हमारी पार्टी में कोई छोटा सा कार्यकर्ता भी किसी नेता को टोक सकता है। हमारी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता आकर कहता है राहुल जी आपने ये सही नहीं किया, तो मैं उससे सुनता हूं, उसे समझता हूं कि मैंने ऐसा क्यों किया, और मैं उसकी आवाज को दबाता नहीं हूं। लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, लोग पूछते हैं कि कांग्रेस ने क्या किया, तो आजादी के पहले देखिए कांग्रेस ने न सिर्फ अंग्रेजों से लड़ा बल्कि आम जनता के अधिकारों के लिए राजाओं से भी लड़ाई लड़ी। दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ जब एक वोट का अधिकार मिला, यानी कि सबको एक वोट, दलितों को, आदिवासियों को, अमीर को, गरीब को, सबको एक समान वोट का अधिकार मिला कांग्रेस की वजह से। पहले जनता को कोई अधिकार नहीं थे, दलितों को छुआ तक नहीं जाता था। ये आरएसएस की विचारधारा थी। आज वो फिर वही स्थिति लाना चाहते हैं जो आजादी के पहले था। वो आजादी के पहले वाला हिंदुस्तान लौटा रहे हैं। आगे राहुल ने कहा कि संविधान से, आपके वोट से अलग अलग संस्थाएं बनती हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, इलेक्शन कमीशन हो, सभी आपकी संस्थाएं हैं। वो इन सब पर कब्जा कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सारी यूनिवर्सिटीज को देख लीजिए, उनके सारे के सारे वाइस चांसलर एक संगठन के हैं, उनको आता जाता कुछ नहीं है। आज हिंदुस्तान के विश्वविद्यालयों के वाइस चांसलर मेरिट से नहीं बनते, बल्कि वे एक संगठन से बनते हैं। जो उस संगठन से जुड़ा होगा उसको भले कुछ आता जाता न हो, वो वाइस चांसलर बना दिया जाएगा। और इसके तमाम उदाहरण हैं। ये ऐसी बातें हैं जिन्हें आप अपने आसपास देख सकते हैं। मीडिया पर बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि मीडिया को लोकतंत्र का रखवाला कहा जाता है। मैं आपसे पूछता हूं, क्या आज की मीडिया लोकतंत्र की रक्षा कर रहा है? आप अपने दिल की बात नहीं कर सकते। हर तरफ सीबीआई, ईडी का प्रेशर मौजूद है। हम देश की जनता को उसकी शक्ति देना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने सफेद क्रांति की, पर हमने सिर्फ मदद की। सफेद क्रांति को आनंद की महिलाओं ने शुरू किया था, हरित क्रांति को किसानों ने शुरू किया था, आईटी क्रांति हमारे युवाओं ने की थी। कांग्रेस ने सिर्फ इन सब में मदद किया था। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पिछले 10 साल में नरेंद्र मोदी जी ने कितने लोगों को रोजगार दिया? पिछले 40 सालों में सर्वाधिक बेरोजगारी आज भारत में मौजूद है। करोड़ों युवाओं की शक्ति जाया हो रही है। आजकल हिंदुस्तान का युवा जॉब नहीं करता, बल्कि 7 से 8 घंटा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर टाइम पास करता है। ये आज के भारत की सच्चाई है। एक तरफ किसानों और युवाओं पर आक्रमण हो रहे हैं, तो दूसरी
दूसरी तरफ एक दो उद्योगपतियों को देश का पूरा धन दिया जा रहा है। कुछ दिन पहले हमारे पास कुछ युवा आए, बोले अग्निवीर योजना से पहले उन्हें आर्मी में लिया गया था। उन युवाओं ने फिजिकल टेस्ट भी पास कर लिया था। युवाओं ने बताया कि ऐसे 1.5 लाख नौजवान हैं जिन्हें ये परीक्षा पास की थी। रो रहे थे, कह रहे थे कि सरकार ने हमारी जिंदगी खराब कर दी। उन्होंने यहां तक कहा कि जब हम गांव में जाते हैं तो गांव वाले ताना मारते हैं, उन्हें अग्निवीर योजना में भी नहीं आने दिया गया। राहुल गांधी ने आगे कहा कि जब मैंने सदन में पूछा कि 90 लोग जो देश चलाते हैं, बजट बनाते हैं, इनमें कितने ओबीसी, आदिवासी और दलित समुदाय से हैं, तो बीजेपी वालों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। देश में 90 अधिकारियों में सिर्फ 3 ओबीसी हैं, जबकि देश की आबादी का 50% हिस्सा ओबीसी है, 15% दलित है तथा 12% आदिवासी हैं। हमने जब जातीय जनगणना की बात की तो प्रधानमंत्री जी की भाषा ही बदल गई। वे कहने लगे कि हिंदुस्तान में एक ही जाति है, गरीब। यदि एक ही जाति है तो फिर आप ओबीसी कैसे बन गए? हमें 2 हिंदुस्तान नहीं चाहिए। हमने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। महाराष्ट्र कांग्रेसियों की जमीन है। आपके साथ मिलकर हम इस महाराष्ट्र के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को जीतने जा रहे हैं। यानी राहुल गांधी ने अपने इस भाषण के दौरान 2024 के चुनाव में जीत की घोषणा भी की है, जीत का दावा किया है। अब देखना यह है कि आने वाले वक्त में क्या होता है। फिलहाल ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।